स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से पॉलिटी विषय पे बातचीत कर रहे थे और पॉलिटी विषय में स्पेशल जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था संघीय विधायिका। संघीय विधायिका में हमने आपको संसद से संबंधित मुद्दों पे पूरी बातचीत किया था और ये भी बताया था कि संसद के दो अभिन्न अंग होते हैं, संसद के दो सदन होते हैं। एक मैंने बताया था राज्यसभा और दूसरा बताया था लोकसभा, और अभिन्न अंग के रूप में मैंने तीन बताया था, एक राज्यसभा, एक लोकसभा और उसी में राष्ट्रपति भी समाहित होता है। तो जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था संघीय विधायिका, उस संघीय विधायिका में संसद की क्लास को मैंने दे दिया है। आज मैं जिस मुद्दे पे आपसे बातचीत करने वाला हूँ वो संसद के ही आने वाले एक सदन राज्यसभा से संबंधित मुद्दों पे बातचीत करूंगा, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया। क्लास का संचालन करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा, ताकि आप लोगों के सहयोग से हमारी बढ़ती हुई मनोबल, आप लोगों के भावी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट अपने YouTube चैनल के माध्यम से निरंतर आप तक उपलब्ध कराता रहूं। मैं चलता हूं सीधे अपनी टॉपिक पे, और हमारा जो टॉपिक है वो है राज्यसभा। पिछली क्लास के हिसाब से थोड़ा सा मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने की कोशिश करता हूं। पिछली क्लास में मैंने जो संसद का स्ट्रक्चर आपको बताया था अनुच्छेद 79 में, वो मैंने बताया था कि संसद के दो अंग होते हैं। एक मैंने आपको बताया था राज्यसभा होता है, राज्यसभा जिसका उल्लेख अनुच्छेद 80 में है, और दूसरा मैंने बताया था आपको लोकसभा के बारे में जिसका उल्लेख अनुच्छेद 81 में है। लेकिन संसद के सदन न कहा कि अगर संसद के अंग कहा जाए तो अंग में तीन अंग मैंने आपको बताया था। एक उसमें जो समाहित हो जाता है वो राष्ट्रपति हो जाता है, जिसको मैंने पूरी कार्यपालिका प्रमुख, जिसको मैंने आपको पढ़ा चुका है। आज मैं जो आपसे बातचीत करने वाला हूँ संसद के अभिन्न अंगों में राज्यसभा और लोकसभा में, स्पेशल मैं राज्यसभा क्लास का संचालन करूंगा। और इस राज्यसभा में हम क्या क्या आपको बताएंगे, गठन बताने वाले हैं, योग्यता बताने वाले हैं, चुनाव बताने वाले हैं, कार्यकाल क्या है, अधिवेशन क्या है, सदस्यों का शपथ, वेतन, भत्ता और राज्यसभा की कार्य शक्ति, और साथ ही साथ राज्यसभा के जो पदाधिकारी होते हैं जिसमें सभापति और उप सभापति आते हैं, इन सारी मुद्दों पे मैं आपसे बातचीत करने वाला हूँ। तो क्लास का मैं करता हूँ शुरुआत। क्लास की अगर शुरुआत देखा जाए तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग राज्यसभा से ही रिलेटेड कुछ तथ्यात्मक बिंदुओं पे बातचीत करते हैं। और वो तथ्यात्मक बिंदु क्या है, अभी मैं गठन नहीं पढ़ा रहा हूँ, शुरुआत यहाँ से मैं करूंगा, लेकिन 2 से 3 बात हम लोगों को जानना है। पहला बात तो ये जानना है कि राज्यसभा की स्थापना हुई कब। सबसे पहली बात तो ये जानिए कि इसकी स्थापना कब हो रही है, तो आप डेट याद रखिएगा, 3 अप्रैल 1952 को इसकी स्थापना हो रही है। और राज्यसभा का जो नामांकन किया गया है, राज्यसभा के नाम से जो इसका नामांकन किया गया है, ये किया गया है 1954। जब राज्यसभा का गठन हो गया तो राज्यसभा सदन को संचालित करने के लिए मैंने बताया था कि हर सदन में एक सभापति और एक उप सभापति है। लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष देखे जाते हैं, तो राज्यसभा में भी सभापति के रूप में पहले नंबर पे कोई आए होंगे। पहला नंबर और वर्तमान वाला तो आपको याद रखना है, बाकी बीच का अगर नहीं याद रखते तो कोई समस्या की बात नहीं। तो यह नामांकन तो 1954 में किया गया। इसके जो प्रथम जो इसके सभापति आते हैं उनका नाम हम लोगों को याद रखना है। तो राज्यसभा का पहला सभापति कौन होगा, जरा आप बताइए। कि जब मैंने उपराष्ट्रपति पढ़ा था तो उपराष्ट्रपति पढ़ाते समय मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि जो उपराष्ट्रपति बनेगा वो ऑटोमेटिक राज्यसभा का पदेन सभापति के रूप में बन जाएगा। यानी कि जो भारत में पहले नंबर के उपराष्ट्रपति बन के आए होंगे वही राज्यसभा में जाकर के ऑटोमेटिक पदेन सभापतित्व का कार्यभार उन्होंने संभाला होगा। तो पहला उपराष्ट्रपति जो आए थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, यानी कि राज्यसभा के सभापति जो पहले नंबर पे आए होंगे वो भी राधा कृष्णन ही आए होंगे। यानी कि प्रथम सभापति आप लोग यहीं लिख लीजिएगा, वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, लिख लीजिएगा, राधा कृष्णन थे। इतनी बात तो आप ऐसे समझने के लिए अब मैं शुरू करता हूं गठन से, मुद्दों पे सारी बातचीत आपसे करता हूं। यानी कि राज्यसभा का गठन जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है, इससे हम लोगों को क्या क्या बातें याद रखना। तो इसके लिए मैं सीधे स्ट्रक्चर बना देता हूँ, एक स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। गठन पढ़ा लूंगा तो मैं आपको योग्यता, चुनाव, कार्यकाल, ऐसे एक एक करके मैं आपको पूरी राज्यसभा को कंप्लीट करूंगा। किसी भी तरह के सवाल आपका इधर उधर नहीं जाने वाला है, और यकीन ना हो तो वीडियो को पूरा आप देख करके खुद अनुमान लगा सकते हैं।
हम आते हैं राज्यसभा के गठन पे। राज्यसभा के गठन को समझने के लिए सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं राज्यसभा। और राज्यसभा का गठन जो है, इससे हम लोगों को क्या क्या जानना है। राज्यसभा के गठन से संबंधित मुद्दों को देखा जाते हैं, दो पहलू में इसको हम बांटते हैं। पहला पहलू ये बांटते हैं कि जिसको संविधान ने ऑलरेडी निर्धारित करके दिया, संविधान ऑलरेडी राज्यसभा के सदस्यों के बारे में निर्धारित करके दिया है कि अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। फिर आगे चल के संसद उसमें कानून बनाती है और कानून बना के वो तय करती है कि अभी वर्तमान में कितना सदस्य रहना चाहिए। यानी कि इसको दो एंगल से देखा जाएगा, एक संविधान ने ऑलरेडी दर्ज किया है और दूसरा संसद अपने हिसाब से क्या करती है, आबादी के हिसाब से क्या करती है, दर्ज करती है। संसद कुछ क्षेत्रों को दर्ज नहीं की है, उसके पीछे के कारण क्या है अभी उसको भी मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ। इसको दो भाग में हम लोग बांटेंगे। एक संविधान ने क्या कहता है कि कितने सदस्य मिलकर के इसका गठन किया जाएगा, और दूसरा ये देखा जाएगा कि संसद ने उस अभी कितने सदस्यों को मान्यता दी है जो वर्तमान में दिखाई देता है। यानी कि राज्यसभा के लिए आप दो स्ट्रक्चर बनाइएगा। एक तरफ आप क्या लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे इसके अधिकतम सदस्य को, एक तरफ लिखिएगा अधिकतम सदस्य लिखिएगा, और दूसरी तरफ आपको क्या लिखना है, दूसरी तरफ लिखना है यहाँ पे वर्तमान सदस्य लिखना है, वर्तमान सदस्य लिखिएगा। ये दो कॉलम से हम इसको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। आपको पूरा गठन वाली हेडिंग जो है इससे सारी बात आपको बताता हूँ। अधिकतम सदस्य राज्यसभा में कितने होंगे, तो आप लोग जानते हैं अधिकतम जो सदस्य राज्यसभा के निर्धारित किए गए हैं वो है 250, लेकिन वर्तमान में कितना है तो आपको याद रखना है 245। तो 5 यहाँ क्यों नहीं रखा गया, वर्तमान में यहाँ की 5 सीट को क्यों कम कर दिया गया है। तो आप एक बात याद रखिएगा, अगर सपोज करिए यहाँ पे हमारा भारत देश है, अगर ये सपोज करिए हमारा ये भारत देश है, तो 5 सदस्यों को संसद कम करने के पीछे क्या उद्देश्य समझ रही है। कुछ हिस्सा हमारा जो है, कुछ हिस्सा पाक के अभी अधिग्रहण में चल रहा है विवादित क्षेत्र के रूप में, कुछ चाइना के क्षेत्रों के रूप में। तो जिस दिन हम लोग राज्य पुनर्गठन करके इन क्षेत्रों को मिला लेंगे भारत में कंप्लीट रूप से, तो इन क्षेत्रों के लिए 5 सीट जो है वो छोड़ के रखा गया है। यानी कि जो 5 सीट हम वर्तमान में कम देख रहे हैं उसके पीछे का लॉजिक आपको समझना है क्यों कम है। तो जो क्षेत्र भारत का अभी विवादित क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है पाकिस्तान और चाइना के संबंध में, उन क्षेत्रों को जब भारत सरकार राज्य पुनर्गठन के हिसाब से भारत में कंप्लीट रूप से जिस दिन मिलाएगी, तो उन क्षेत्रों पे 5 सदस्यों को, उन क्षेत्रों के 5 सदस्यों को क्या किया जाएगा, समाहित कर लिया जाएगा। यानी कि यहाँ 250 कंप्लीट दिखाई देंगे। अब हम लोग समझते हैं कि जो अधिकतम सदस्य 250 है और वर्तमान सदस्य 245 है, ये अधिकतम सदस्य और वर्तमान सदस्य आते कैसे हैं, जरा इनको हम लोग देख लेते हैं। तो ये दो माध्यम से आते हैं। जो अधिकतम सदस्य राज्यसभा के हैं ये दो माध्यम से आते हैं। दो माध्यम इसके क्या क्या है, तो पहला माध्यम जो है उसको आप लिख लीजिएगा। जो इसमें पहला माध्यम है उसको आप लिखिएगा निर्वाचित सदस्य के रूप में आते हैं, निर्वाचित सदस्य के रूप में आते हैं। और दूसरा जो माध्यम है वो यहीं पे लिख लीजिएगा, वो आते हैं मनोनीत सदस्य के रूप में आते हैं, मनोनीत सदस्य के रूप में आते हैं। यही काम आपको यहाँ भी करना है, वर्तमान सदस्य में भी यहाँ भी दो आपको बना लेना है। एक आएंगे निर्वाचित सदस्य के रूप में, एक यहाँ पे लिख लीजिएगा निर्वाचित सदस्य के रूप में आएंगे, और एक कैसे आएंगे तो आप कहेंगे मनोनीत सदस्य के रूप में आएंगे। अब निर्वाचित कितने आते हैं और मनोनीत कितने आते हैं, जरा इसको देखा जाए। तो निर्वाचित जो सदस्य आते हैं 250 में, निर्वाचित जो आते हैं वो 238 सदस्य टोटल आते हैं निर्वाचित। यानी कि अभी मैं इसको सब समझाता, अभी स्ट्रक्चर आप बनाएगा। और मनोनीत कितने आते हैं तो आपको याद रखना है 12 सदस्य आते हैं। ये कहाँ से आते हैं अभी ये भी मैं आपको बताऊंगा। वर्तमान परिस्थिति में अगर देखा जाए तो 245 से 12 तो आप इधर कर दीजिए, 12 मनोनीत हो ही गए, तो बचे हुए कितने हुए, तो यहाँ 233 सदस्य जो हैं वर्तमान में निर्वाचित होकर के आते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो निर्वाचित सदस्य होकर के आते हैं राज्यसभा में, जो निर्वाचित होकर के आते हैं, इनको भी हम लोग 2 भाग में बांट देते हैं, 2 भाग में बांटते हैं। एक भाग में हम लोग ये लिखेंगे कि वो राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, राज्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। और दूसरा हम लोगों को क्या लिखना है, संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा होते हैं, संघ राज्य क्षेत्र से आते हैं यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से। तो यहाँ भी हम लोगों का निर्वाचन जो सदस्य होंगे वो 2 जगह से आ रहे हैं,
एक हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक आएंगे राज्य से आएगा, राज्यों से आएगा, और दूसरा हम लोगों को क्या लिखना है, संघ राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों से आएंगे, संघ राज्य क्षेत्रों से। मनोनीत सदस्य को अभी आप ऐसे रहने दीजिएगा। अभी हम क्या बताएं आपको, रिकॉल करते अपने बात को। राज्यसभा के गठन के लिए सदस्यों को मिला करके ही राज्यसभा का गठन किया जा रहा है। तो अधिकतम सदस्य राज्यसभा में कितने हो सकते हैं, तो आप कहिएगा 250 हो सकते हैं। वर्तमान में कितने दिखाई देते हैं, 245। अभी मैं ये पूरा आपको समझा देता, फिर मैं इधर आपको लेकर के आता हूँ। अब अधिकतम सदस्य 250 जब होंगे तो इस 250 सदस्य किस किस जगह से आएंगे, तो आप कहेंगे दो माध्यम से आएंगे, एक निर्वाचित होकर के आएगा और एक होगा जो मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा करके लाया जाएगा। तो निर्वाचित कितने आएंगे, तो आप कहेंगे 238, 250 में 238 निर्वाचित होके आएंगे और 250 का 12 सदस्य जो होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होके आएंगे। ये किस किस क्षेत्र से आएंगे अभी मैं ये भी बताऊंगा, कला हुआ, विज्ञान हुआ, साहित्य हुआ, समाज सेवा हुआ, अभी इसको भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अब निर्वाचित जो सदस्य आते हैं राज्यसभा में, जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये दो माध्यम से आते हैं, क्योंकि भारत जो देश है यहाँ राज्य भी दिखाई देते हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी दिखाई देते हैं। तो राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं, उस राज्य की विधानसभा के द्वारा कुछ लोग निर्वाचित होकर के आते हैं और कुछ जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में भी विधानसभा है, जैसे जम्मू कश्मीर हुआ, जैसे दिल्ली हुआ, जैसे पुडुचेरी हुआ, तो यहाँ से भी कुछ लोग निर्वाचित होके जाते हैं। यानी कि राज्यों की विधानसभाओं से कुछ निर्वाचित होंगे, कुछ केंद्र शासित विधानसभाओं से निर्वाचित होंगे। तो टोटल निर्वाचित होंगे 238, यानी कि 238 ये निर्वाचित सदस्य यहाँ चले जाएंगे और 12 होंगे मनोनीत यहाँ आ जाएंगे और 238 12 को आप जोड़ेंगे तो अधिकतम सदस्य संख्या आपका 250 जवाब मिल जाएगा। यानी कि राज्यों से निर्वाचित होकर जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेशों से, तो राज्य से कितने जाएंगे और केंद्र शासित प्रदेश से कितने जाएंगे, 238 सदस्यों में से आप निकाल दीजिएगा, यहाँ पे 8 सदस्य निकाल दीजिएगा। 8 सदस्य जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से जाते हैं, तो बचेगा कितना, 230। तो 230 जो सदस्य होंगे ये कहां से जाएंगे, ये राज्यों से चुन के जाएंगे। यानी कि 238 जो निर्वाचित हो रहे हैं इसमें 230 सदस्य राज्य चुन के भेजेगा और 8 सदस्य जो होगा वो कौन चुन के भेजेगा, केंद्र शासित प्रदेश चुन के भेजेगा। चुनाव कैसे होगा अभी मैं यहाँ बताऊंगा आपको, अभी बस ऐसे समझते चलेगा। अब केंद्र शासित प्रदेश जो 8 भेज रहा है, इसमें कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश है जो भेज रहा, तो 3 को आपको याद रखना। एक याद रखना आपको, एक याद रखना जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर यानी कि जेके, और दूसरा आपको याद रखना है दिल्ली जहां जहां विधानसभा है, और तीसरा आपको याद रखना पुडुचेरी, पुडुचेरी। ये 3 जगह विधानसभाएं हैं, तो ये 3 जगह से 4 और 2 4 और 3 और 1 ऐसे करके जाएंगे। 8 सदस्य यहाँ से जाएंगे, 230 यहाँ से जाएंगे, 238 हो गए निर्वाचित, 238 सदस्य अधिकतम सदस्य संख्या में निर्वाचित चले गए। 12 जाएंगे कहाँ से, मनोनीत सदस्य जाते हैं। तो 12 मनोनीत कहाँ से जाते हैं मैं यही लिख देता हूँ। 12 ये सदस्य जो मनोनीत हो जाते हैं किस किस क्षेत्र से जाएंगे, तो एक जाएगा कला क्षेत्र से। ये बात आप वहीं नोट कर लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, आप यहीं लिख लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। दूसरा विज्ञान के क्षेत्रों से जाएंगे, तीसरा जो जाएगा कला से जाएंगे, विज्ञान से जाएंगे, तीसरा जो जाएगा वो साहित्य क्षेत्र से जाएगा, और चौथा जो जाएगा वो समाज सेवा क्षेत्र से जाएगा। ये 4 क्षेत्र से मिला करके, ये 4 क्षेत्र से मिला के टोटल कितने सदस्य होंगे, तो टोटल होंगे 12 सदस्य, ये हो जाएंगे 12 सदस्य, और 238 सदस्य हो गए हमारे निर्वाचित, यानी कि 250 अधिकतम सदस्य संख्या होगा। ये बात याद रखिएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ये नहीं है ना, वर्तमान परिस्थिति में हम अभी इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो क्षेत्र भारत का अभी अधिग्रहित नहीं किया गया, जो अभी विवादित मुद्दों के रूप में, उनके लिए 5 सीट अभी रिजर्व रखा गया। तो बचे कितना, 5 इसमें से निकाल देंगे तो 245 बचे। ये 245 अभी वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। अब जो 245 वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं, इसमें से 233 कहां से जाएंगे, निर्वाचित होके जाएंगे, चुन के जाएंगे, और 12 क्या होंगे, मनोनीत होंगे। यही वाला मनोनयन, कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा से 12 मनोनीत जाएंगे यहाँ पे, और 233 चुन के जाएंगे। 233 जो निर्वाचित होके जाएंगे, इसमें से कुछ राज्य चुन के भेजेगा और कुछ केंद्र शासित प्रदेश निर्वाचित करके भेजेगा। तो 233 में से आप निकाल दीजिएगा, यहाँ पे 8 सदस्य कौन भेजेगा, 8 सदस्य ये भेज देगा आपका केंद्र शासित प्रदेश भेज देगा।
तो 8 निकल जाएगा तो बचा कितना, बचेगा आपका 225 सदस्य बचेंगे। तो 225 जो होगा वो कौन भेजेगा, राज्य भेजेगा। यानी वर्तमान में आपसे कोई पूछा कि राज्यसभा की अधिकतम सीट कितना, 250 है। राज्यों से निर्वाचित होकर कितने जाते हैं, 238 जाते हैं। मनोनीत कितने जाते हैं, 12 जाते हैं। मनोनीत कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। किस किस क्षेत्र से करेगा, कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा से करेगा। जो निर्वाचित सदस्य जाते हैं ये क्या राज्यों से केवल जाते हैं या विधान संघ राज्य क्षेत्रों से, तो कहिएगा राज्य से भी जाते हैं, केंद्र शासित प्रदेश से भी। राज्य से कितने जाते हैं, 238 से 230 चले जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश से कितने जाएंगे, 8 जाएंगे। कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश भेजता है, तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी। क्यों 3 ही केंद्र शासित प्रदेश भेजता है, तो कहिएगा क्योंकि इसी 3 के पास विधानसभा है, बाकी के पास विधानसभा है नहीं। और राज्यों में जो प्रतिनिधि जाते हैं वो राज्य के विधानसभा सदस्यों के द्वारा चुन के जाते हैं। यानी कि राज्यसभा में जाने वाला सदस्य जब राज्य विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा द्वारा चुन के जाता है, तो जिस जिस राज्य में जिस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा नहीं होगा वहां से सदस्य नहीं जाएगा, ये तय हो गया। ये तो अधिकतम की बात रहे। अब आपसे सवाल पूछेगा एग्जामिनर की राज्यसभा की वर्तमान सीट बताइए, कहिए 245। 245 में कहेगा कितना निर्वाचित होके जाते हैं, कहिए 233। कहेगा कितना मनोनीत जाते हैं, कहिए 12। मनोनीत किस किस कौन करता है, कहिए राष्ट्रपति। किस किस क्षेत्र से करेगा, कला विज्ञान साहित्य समाज सेवा से करेगा। जो निर्वाचित जाते हैं राज्य और केंद्र शासित दोनों क्षेत्र से जाएंगे। राज्य से कितने जाएंगे, कहिए 225 जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश से कितने जाएंगे, कहिए आप 8 जाएंगे। अब केंद्र शासित प्रदेश में जो 8 जा रहे हैं ये 3 जगह से जाएंगे। मैंने अभी यहाँ जो बताया वही वाला बात यहाँ लिख लीजिएगा। 3 जगह से जाएंगे। कौन कौन, तो एक लिख लीजिएगा जम्मू एंड कश्मीर लिख लीजिएगा, दूसरा लिख लीजिएगा दिल्ली लिख लीजिएगा, और तीसरा आप लिख लीजिएगा पुडुचेरी लिख लीजिएगा। जम्मू कश्मीर कितना भेजेगा भाई, 4 भेजेगा। दिल्ली कितना भेजेगा, 3 भेजेगा। पुडुचेरी कितना भेजेगा, 1 भेजेगा। ये मिल के हो गए 8, यानी कि 8 सदस्य जो होंगे ये जाएंगे केंद्र शासित प्रदेश से। तो ये जो बताया मैंने अभी, ये जो आपको बात बताया, ये मैंने आपको केवल गठन बताया है। अब मैं आपको बताता हूँ योग्यता के बारे में। इसके राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता क्या हो। तो इतनी जितनी बातें हैं इसको अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, अपने समझने के लिए आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अगला हम लोग देखते हैं योग्यता से संबंधित मुद्दों पे। अभी मैंने गठन तो पूरा बता दिया। योग्यता से संबंधित मुद्दों पे अगर बातचीत किया जाए तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है। इसके लिए हमारा संविधान कहता है कि कुछ शर्तों को वो पूरा करें। अगर कुछ शर्तों को वो पूरा करते हैं तो वो राज्यसभा के सदस्य बनने के योग्य होंगे। वो कौन कौन सी शर्तें निर्धारित किया गया। सबसे पहली बात तो यह है कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य जिसको नियुक्त किया जाएगा उसे भारत का नागरिक होना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, यानी कि कम से कम उसकी उम्र जो है वो 30 वर्ष पूरा कर चुका हो। 30 वर्ष से कम रहेगा तो उसको राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। और तीसरी बात जो आपको याद रखना वो है भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसके अधीन किसी भी लाभ के पद पे वो ना हो, यानी कि कोई भी लाभ का पद धारण ना करता हो। इसके अलावा हम लोग देखते हैं इसमें एक बात और लिखा गया, पागल ना हो और दिवालिया घोषित ना हो, यानी कि दिमागी रूप से सही हो और साथ ही साथ दिवालिया का मतलब सरकार के नजर में वो भगौड़ा घोषित ना किया गया हो। अगर इन शर्तों को पूरा करता है तो संसद तो हमारा संविधान ये कहता है कि वो व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। समय समय पे हमारी संसद इस पे कानून भी बनाती रहती है और संसद के द्वारा बनाए गए जो नियम होंगे, जो कानून होंगे, उसको भी उस सदस्य को पूरा करना पड़ेगा, तभी वो राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं योग्यता मैंने बता दिया, गठन तो बता ही दिया। अब हम बताते हैं आपको चुनाव के बारे में। तो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव जो होता है याद रखिएगा प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष रूप से राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। प्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ कि जहां जनता सीधे जाके वोट दे और जनता सीधे अपना मत दे करके अगर अपने कैंडिडेट को जिताती है तो उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष चुनाव किया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये हुआ कि जनता ने वोट किसी और को दिया और वो व्यक्ति जब वोट किसी को दे करके जिताता है तो माना जाता है कि ये इनडायरेक्टली इलेक्शन चल रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहा है। यहाँ हम लोगों को समझने वाली बात यह है कि राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उन लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन क्यों किया जाता है, अभी मैं बात को आपको समझाता हूँ। इसलिए माना जाता है क्योंकि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनको चुनने के लिए कौन जाता है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा होती है
यहाँ के जो सदस्य होते हैं वो चुनाव के द्वारा अपने अपने सदस्यों को भेजते हैं राज्यसभा में। मान लीजिए भारत में देखा जाए तो भारत में शीर्ष स्तर पे तो राष्ट्रपति केंद्र बैठा हुआ है। अब केंद्र सरकार कहीं तानाशाही ना करे, इससे बचने के लिए राज्य सरकार क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली जो सभा बैठी हुई है उसी को राज्यसभा कहा जाता है। केंद्र सरकार तो बैठी है लोकसभा में, अपना सरकार बना करके बैठी है, राज्यों के ऊपर कहीं वो अवैतनिक काम न करे, राज्यों के ऊपर कोई बंधन अधिरोपित न करे, कोई ऐसा कानून न बनाए जिस कानून के वजह से राज्य बहुत ज्यादा पीड़ित हो, बहुत ज्यादा शोषित हो सके। तो अगर ऐसी समस्याएं आएंगी तो तमाम सारे राज्यों के अंदर मतभेद की भावनाएं आ जाएंगे। ये हमारे संविधान की दी गई प्रावधानों से मेल नहीं खाएगा। इसलिए हमारा संविधान ये कहता है कि केंद्र की तानाशाही कहीं बढ़ न जाए, इससे बचने के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के ऊपर कुछ दबाव डालने के लिए राज्य सरकार को यह पावर दिया गया कि राज्य सरकार भी अपना ले जाकर के प्रतिनिधि राज्यसभा में बैठा देगी। और राज्यसभा में जब राज्य सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले, केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले जब व्यक्ति बैठे रहेंगे तो केंद्र सरकार अगर कोई तानाशाही भरी कानून बनाती है तो ये ऑन द स्पॉट क्या करेंगे, उस कानून को बनने से रोक देंगे। ये सारी बात हम लोग कानून जब साधारण विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक पे स्पेशल मैं इसी संसद कंप्लीट करके क्लास लाऊंगा, वहां मैं आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। यानी कि यहाँ आपको ये देखना है कि राज्य सरकारों की जो है कहीं शोषित ना हो, राज्य सरकार के ऊपर केंद्र सरकार कहीं दबदबा मचाने की कोशिश ना करे। इनसे बचने के लिए राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो केंद्र के पास घर है उसी घर को कहा जाता है राज्यसभा। और उस राज्यसभा घर में कौन जाता है तो राज्य सरकार के ही आदमी चुन चुन के जाते हैं। राज्य सरकार का मतलब यानी कि राज्यों में के विधानसभाओं में या केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं में जो विधायक होते हैं वही विधायक क्या करते हैं, चुन करके अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। जो प्रतिनिधि भेजते हैं वही प्रतिनिधि जाकर के राज्यसभा में बैठते हैं। ये मत समझिएगा कि राज्यों के विधायक ही राज्यसभा में चले जाते हैं, ऐसा नहीं समझना। आपके विधायक क्या करते हैं, चुन करके भेजते हैं और जब चुन के भेजते हैं तो वो राज्यसभा में जाकर के बैठते हैं। इसीलिए इसको कहा जाता है कि ये प्रत्यक्ष इलेक्शन नहीं चल रहा, इनडायरेक्ट रूप से ये इलेक्शन हो रहा है। अप्रत्यक्ष का मतलब जनता ने क्या किया है, विधायकों का चुनाव किया है और विधायक क्या करते हैं, अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए अलग से भी सांसद चुनते हैं और वो सांसद जाकर के राज्यसभा में बैठते हैं। इसीलिए इसको अप्रत्यक्ष चुनाव कहा जाता है। चुनाव कौन करने का हकदार है तो कहिएगा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभाएं हैं वहां के सारे सदस्य जो होते हैं वो चुनने की ताकत रखते हैं। और तीसरी बात इसमें आपको ये याद रखना, चुनाव जो होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जिसके मर्जी में आए जितना विधायक भेज दे, जितना सांसद भेज दे, ऐसा नहीं है। जनसंख्या के हिसाब से क्षेत्रों को बांट दिया गया है और आबादी के हिसाब से जो होते हैं लोग, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमणी मत पे मैंने स्पेशल क्लास दिया है, स्पेशल वीडियो दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर के वहां आप खोल के देख लीजिए। इसको पूरी तरह से मैं समझाने की कोशिश किया हूँ ये क्या होता है। साथ ही साथ मैं राष्ट्रपति भी पढ़ाते समय वहां स्पेशल इसको बताने की कोशिश किया हूँ, तो वहां आप इस चीज को समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ मैं उस चीज को दोबारा बताने वाला नहीं हूँ। बस ये जानिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर होता है, एकल संक्रमणी मत के द्वारा होता है। और ये दोनों की क्लास में, ये दोनों को एक ही क्लास में स्पेशल पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ कि किस तरह से सीटों का आवंटन किया जाता है और किस तरह से राज्यसभा में सदस्य जाकर के बैठते हैं लोग। ऐसा नहीं है कि आबादी के हिसाब से इसको आवंटन किया जाएगा, ये कतई नहीं, जनसंख्या के हिसाब से किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। यानी कि ये दोनों बात हमारा जो क्लास है उसको आप देखते हैं, समझते हैं तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि ज्यादा आबादी रखने वाले जो राज्य होंगे वो राज्यसभा में ज्यादा अपना कैंडिडेट भेजेंगे। इसीलिए वर्तमान में उत्तर प्रदेश, भारत के उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा आबादी रखता है, जनसंख्या बहुत ज्यादा, इसीलिए सबसे ज्यादा सदस्य भी उत्तर प्रदेश ही भेजता है। 31 सदस्यों को चुन करके अकेले राज्यसभा में भेजता है, उत्तर प्रदेश राज्य से जाते हैं जो कि सबसे ज्यादा सदस्य माने जाते हैं।
क्योंकि क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो अन्य राज्यों की जनसंख्या की तुलना में ज्यादा है। और इसका डिटेल वीडियो आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप खोल के उसको देख के समझ सकते हैं ये इलेक्शन कैसे होता है। इसमें काफी लंबा अभी चर्चा हो जाएगा, इसलिए वीडियो बड़ा हो जाएगा। इस बात का हम जिक्र ऑलरेडी एक क्लास में कर चुके हैं, ताकि आपको कहें और आप वहां से जाकर के अगर अध्ययन करना चाहें तो कर सकते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रपति भी पढ़ाते समय मैं इन बातों को जिक्र किया हूं कि ये क्या होते हैं। मैंने वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है, बस ये जानिएगा वरीयता क्रम में वोट दिया जाता है, वोट सबको दिया जाएगा और जीतने वाला व्यक्ति जो होगा वो एक वोट से नहीं जीत सकता। ऐसा नहीं है कि गांव के प्रधान या लोकसभा का चुनाव हो रहा है एक वोट अगर कोई ज्यादा पाए जीत जाएगा, ऐसा नहीं है। 50% प्लस 1 वोट पाना पड़ेगा मेंबर को अपना सरकार बनाने के लिए। तो ये बात आप याद रखिएगा। साथ ही साथ ये भी इसमें याद रखिएगा, चुनाव में ही एक बात और आपको याद रखना है, आंशिक रूप से खुला मतदान होता है। ये गुप्त मतदान राज्यसभा का नहीं होता है, आंशिक रूप से खुला मतदान कराया जाता है। आंशिक रूप से खुला मतदान का मतलब ये हुआ कि जो वहां के उनके प्रतिनिधि होंगे या जो नेतृत्व करता होंगे उनको दिखा करके वोट दिया जाता है। भैया देख लो हम आपके पार्टी को वोट दे रहे हैं, इस तरह से दिखा करके वोट दिया जाता है। गुप्त रूप से ये वोटिंग नहीं चलती है, ये बात आपको याद रखना। अब मैं बताता हूं आपको अवधि और कार्यकाल के बारे में। इसका कार्यकाल या इसका अवधि क्या है। तो राज्यसभा के कार्यकाल या अवधि को पढ़ने के लिए, जो अवधि है इसको पढ़ने के लिए हम लोगों को ये जानना है कि राज्यसभा जो है ये अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन नहीं है। मैंने संसद वाली वीडियो में ही आपको बताया था कि ये अस्थाई सदन है, ये कभी भंग नहीं हो सकता। इसलिए इसका कार्यकाल कोई पूछे राज्यसभा का कितना है तो सीधे सीधे कहिए संविधान ने ऐसा कुछ निर्धारित नहीं किया है। संविधान ऐसा कहीं निर्धारित नहीं करता कि राज्यसभा कितने साल के लिए होगा, ये अनलिमिटेड टाइम के लिए है। जब बन गया हमारा संविधान, शुरू हो गया हमारे आजाद देश की कहानी, तो ये चलता रहेगा ऐसे, ये कभी भंग होने वाला नहीं है। यानी कि ये अस्थाई सदन है। और दूसरी बात याद रखिएगा, कभी भंग नहीं होगा, ये बात आप याद रखिएगा। लेकिन ये बात जरूर कह सकते हैं कि उस राज्यसभा के अंदर जो सदस्य जाकर के बैठते हैं, जिनको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभाओं द्वारा भेजा जाता है, उन सदस्यों का जीवन काल होता है, उनका कार्यकाल हमारा संविधान निर्धारित किया। लेकिन जनरली हमारा संविधान इसको निर्धारित भी नहीं किया। ये जानिएगा, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उसमें प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल होता है वो 6 साल के लिए होता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात आपको यह है कि ये 6 वर्ष की जो कार्यकाल है इसको संविधान ने भी तय नहीं किया था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम जब आया था 1951 का, इस बात को एकदम आप याद रखिएगा, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में इस बात को तय किया गया कि राज्यसभा के जो सदस्य होंगे उनका कार्यकाल कितना होगा, 6 साल के लिए होगा। और इसमें से जितने सदस्य 6 साल पूरा कर लिए होते हैं, जितने सदस्यों का कार्यकाल 6 साल पूरा हो चुका रहता है, ऐसे सदस्यों के 1/3 सदस्य को निकाल करके हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त कर दिया जाएगा। यानी कि यहाँ ये समझने वाली आपको बात है, जो 1/3 सदस्य हर 2 साल में निकलते हैं, याद रखिएगा ये 1/3 सदस्य वही निकलते हैं जिन्होंने अपना 6 साल पूरा कर चुका है। ऐसा मत समझिएगा कि 2 ही साल में कोई निकल गए होंगे। जब शुरुआत की स्टेज चली होगी तो पहले बार में पहले बार में कोई होगा। अगर मान लीजिए 10 सदस्य टोटल हैं, तो 10 सदस्यों को अगर भरा गया होगा तो इसमें से एक स्टेज आप ले लीजिए 2 साल पे, फिर इसमें से दूसरा स्टेज ले लीजिएगा 2 साल पे, तीसरा स्टेज ले लीजिएगा 2 साल पे, ऐसे चौथा स्टेज 2 साल पे, ऐसे ले लीजिएगा 2-2 साल करके। शुरुआती के जो स्टेज होंगे ये निकल गए होंगे, 2 सदस्य निकल गए होंगे, फिर उसके बाद 2 सदस्यों को निकाला गया होगा। लेकिन यहाँ जब निकाला गया होगा तो यहीं पे 2 सदस्य ला के फिर भर दिया गया होगा। अब ये चलते चलते जब यहाँ आएगा, जैसे 2, 4, 6 यहाँ बस इतना ही रख लीजिए, जैसे यहाँ पहुंचेगा इसका 6 साल जब हो जाएगा तो ये भी आ जाएगा, फाइनली इस स्टेज में निकलने लायक हो जाएगा। और इसी तरह से प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है। एक तरफ से 1/3 सदस्यों का 6 साल पूरा हुआ, उनको निकाल के तुरंत चुनाव करके वहां नया सदस्य डाल दिया जाएगा और वो अपना 6 साल काटेगा। फिर जैसे 6 साल उसका हुआ, उसके 6 साल होने में 3 बार में क्या होंगे, सदस्य को निकाले जाएंगे और वहीं ला करके सदस्य को भर दिए जाएंगे। ये आप समझ सकते हैं बड़े आसानी से। कब शुरुआती का जो स्टेज रहा होगा, जब संविधान हमारा चला होगा आजाद देश की शुरुआती स्टेज में,
तो वहां पे सदस्यों के लिए समस्या देखी गई होगी। उसके बाद ये एक चरण बन गया है, एक चरण बन गया है, हर 2 साल पे 1/3 सदस्य जो होते हैं अपने 2 साल पूरा कर लेते हैं, उनको निकाल दिया जाता है और वहीं पे ला करके सदस्यों को पुनः भर दिया जाता है। फिर यही एक बात और लेके ध्यान दीजिएगा, जो मैंने नहीं लिखा है, एक बात और आपको याद रखना, लिख भी लीजिएगा अगर नोटबुक बनाते हो, वो ये लिखना है कि मान लीजिए अगर कोई सदस्य है, जिस सदस्य का एकाएक किसी कारणवश उसकी जगह खाली हो जाती है, वो अपना त्याग पत्र दे दिया या उसके ऊपर महाभियोग लगा दिया गया या उसकी मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए कोई समस्या अगर उसके साथ ऐसा आ जाता है, उसकी सदस्यता रिक्त हो जाती है, अगर वो सदस्यता उसकी रिक्त हो जाती है, तो उस जगह पे जो सदस्य आएगा वो याद रखिएगा, राज्यसभा का अगर सदस्य कोई ऐसा घटना किसी के साथ घटित होता है तो ये कहा गया है कि 6 माह के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए, और 6 माह के अंदर अंदर जो चुनाव होगा उसमें नया जो प्रतिनिधि आएगा वो नया प्रतिनिधि पूरा कार्यकाल के लिए नहीं आएगा, बल्कि पुराने वाले के बचे हुए कार्यकाल के लिए आएगा। मान लीजिए कोई सदस्य है जो अभी पद को ग्रहण किया है, मान लीजिए अभी पद को ग्रहण किया है और पद ग्रहण करने के बाद वो ग्रहण कर रहा है और अभी केवल और केवल 1 वर्ष वो अपना गद्दी संभाला था और यहाँ आकर के उसकी मृत्यु हो जाती है। तो जब उसकी मृत्यु होगी, यहाँ से 6 माह के अंदर कहा गया है 6 माह के अंदर चुनाव करा देना पड़ेगा। मान लीजिए 6 माह पे चुनाव हो गया तो यहाँ की जो समय अवधि 1 साल था, 6 माह और जोड़िए तो यहाँ हो जाएगा 1.5 साल हो जाएगा, 1.5 वर्ष हो जाएगा। अब जो नया सदस्य यहाँ करके बैठेगा वो सदस्य अब यहाँ से 6 साल के लिए नहीं होगा, बल्कि बचा हुआ 6 साल में से 1.5 साल को निकाल दीजिए, बचा हुआ 4.5 साल के लिए ही वो सदस्य केवल रहेगा। ये बात याद रखिए, फिर ये हट जाएगा, 1/3 की श्रेणी में इसको मान लिया जाएगा, नहीं तो सिस्टम फेल हो जाएगा। तो यहाँ एक बात आप ये और नोट कर लीजिएगा कि अगर मान के चलिए कि कोई सदस्य की सीट अचानक खाली हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर वहां चुनाव कराया जाएगा और नया प्रतिनिधि जो आएगा वो केवल बचे हुए अवधि के लिए आएगा, जितना समय बचा होगा केवल उतना ही समय के लिए आएगा, वो पूरा 6 साल के कार्यकाल के लिए नहीं आएगा। ये बात याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं इसके शपथ प्रावधान को। शपथ अधिवेशन को भी मैं बताता, आपको यहाँ लिखा नहीं, अधिवेशन बताता, अभी शपथ इसका देखते हैं हम लोग, शपथ देख लेते हैं। तो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे अपना पद जैसे ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के सामने जाकर के कसम खाएंगे, शपथ लेंगे, या अगर राष्ट्रपति अनुपस्थित है तो वो जिसको नामित करता है उसके द्वारा नियुक्त जो सक्षम अधिकारी होगा, जिसको राष्ट्रपति नामित कर रहा है, वो व्यक्ति के समक्ष जाकर के ये शपथ धारण करते हैं। शपथ और प्रतिज्ञान का जो प्रावधान होता है राज्यसभा सदस्यों का, वो राष्ट्रपति या उसके द्वारा विहित कोई सक्षम अधिकारी के समक्ष होता है। मान के चलिए कि कोई राज्यसभा का सदस्य अगर शपथ धारण नहीं किया तो वो किन किन कार्यों से उसको वंचित कर दिया जाएगा। अगर कोई राज्यसभा का सदस्य जब तक वो शपथ नहीं धारण करेगा तब तक वो सदन में, यानी कि सदन में किसी भी बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता। सदन की बैठक होगी, जब तक वो शपथ धारण नहीं करेगा उस बैठक में उसको जाने के लिए परमिशन नहीं दिया जाएगा। दूसरी बात ये देखा जाएगा, ना तो वो सदन में मत दे सकता। अगर राज्यसभा में कोई मुद्दा फंस जाता है, वहां वोटिंग शुरू हो जाती है, तो वोट देने का भी हकदार नहीं होगा। और तीसरा ये देखना है, ना तो संसद के विशेषाधिकारों का हकदार होगा, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, संसद का विशेषाधिकार दिया गया है, तो संसद के विशेषाधिकार का भी वो हकदार नहीं होगा अगर वो शपथ धारण नहीं करता। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, यही अधिवेशन को मैं बता देता, इतनी सारी बात को आप चाहें तो ले सकते स्क्रीनशॉट अपने समझने के लिए, बाकी मैं यहीं पे आपसे बातचीत कर लेता हूँ अधिवेशन के बारे में। तो इतनी सारी बातों को आप नोट करते चलिएगा, हम आपको बताते हैं इसके अधिवेशन से संबंधित क्या क्या बातें आपको याद रखना। अगला हेडिंग आप जो डालेंगे वो अगला हेडिंग आप लोगों का होगा अधिवेशन से संबंधित, और अधिवेशन में हम लोगों को क्या क्या याद रखना है। अधिवेशन में सबसे पहली बात ये जानिएगा कि राज्यसभा की जो अधिवेशन होगी वो 1 साल में, 1 वर्ष में लिख लीजिएगा, कम से कम 2 बार अधिवेशन होना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा कि जो 2 अधिवेशन हो रहा है, इन दोनों अधिवेशनों के मध्य लिख लीजिएगा 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। ये 2 ही बात आपको याद रखना है, 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए।
केवल 2 बात आपको यहाँ पे अधिवेशन से याद रखना है। पहला ये याद रखना है कि एक साल में कम से कम 2 बार होना चाहिए और दोनों अधिवेशनों के मध्य 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए, ये बात आपको याद रखना है। और यहीं पे तीसरा बात ना हो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि जो राज्यसभा का अधिवेशन होता है, जो राज्यसभा का अधिवेशन होता है, अधिवेशन सामान्यतः लिखिएगा, सामान्यतः, जरूरी नहीं है, सामान्यतः ज्यादातर ऐसा देखा जाता है, सामान्यतः उसी समय बुलाया जाता है, उसी समय बुलाया जाता है जब लिखिएगा, जब लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है, जब लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है। ये इसलिए होता है, ज्यादातर ऐसा देखा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है, आगे पीछे ये हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि कई साथ है, लेकिन आमतौर पे ऐसा ही देखा जाता है कि राज्यसभा का अधिवेशन उसी समय बुलाया जाता है जब लोकसभा का अधिवेशन बुलाया जाता है। ये बात याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी विधेयक अगर पारित हो रहा है, किसी भी मुद्दे पे अगर कानून बनाया जा रहा है, लोकसभा अगर उस पे अपना समर्थन दे दिया है और राज्यसभा का इंतजार करेगा हो, तो राज्यसभा अगर पास उसी समय अपना भी अधिवेशन जारी रखेगा तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास आएगा। अगर दोनों की विचारधाराएं मिल जाएंगी तो सीधे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा और राष्ट्रपति उस पर अपना सहमति दे देगा, वो सीधे कानून का रूप ले लेगा, वो देश में कानून बन के काम करने लगेगा। अगर मान लीजिए अगर अल्टरनेट करके भी आ सकते, कोई बाध्य नहीं है कि संविधान ने यह कहा है कि जब लोकसभा का बुलावा हो तभी राज्यसभा को, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आगे पीछे भी ये चल सकते हैं, लेकिन काम को आसान करने के लिए, सरल करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो ये 3 बात आप याद रखिएगा। फिर मैं इसी में बात करता आपसे वेतन भत्ता से संबंधित मुद्दों पे, यही हम लोग बात कर लेते हैं। वेतन भत्ता से संबंधित मुद्दों पे आप नोट बना लीजिएगा यहीं पे। तो जो वेतन भत्ता इनका होता है, याद रखिएगा, संचित निधि से दिया जाता है। पहली बात याद रखिएगा, संचित निधि से दिया जाएगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 266। और इनका जो वेतन भत्ता होता है उसको निर्धारित कौन करता है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा, इसको निर्धारित कौन करता है कि कितना वेतन किसको दिया जाना चाहिए, इसको निर्धारित याद रखिएगा संसद करती है, संसद करती है। और तीसरी बात ये भी याद रखिएगा कि संविधान में कहीं भी इन सदस्यों के लिए संविधान में लिखिएगा, संविधान में कहीं पर पेंशन की व्यवस्था नहीं है, पेंशन की व्यवस्था नहीं है। संविधान में कहीं भी पेंशन की व्यवस्था नहीं की गई है, फिर भी इन सदस्यों का पेंशन दिया जाता है, तो याद रखिएगा वो संसद उसमें संशोधन करके समय समय पे अपने सदस्यों को पेंशन देने का व्यवस्था करती रहती है। तो इतनी सारी बात आपको यहाँ से याद रखना है, अधिवेशन से और वेतन भत्ते से। बाकी क्लास बहुत लंबा होता चला जाएगा। जो कार्य शक्ति और जो पदाधिकारी है ये मैं पार्ट 2 लेकर के आऊंगा, तो वहां आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि क्लास काफी लंबा होता चला जाएगा और वैसे ही ज्यादा समय हो गया। तो कार्य शक्ति और पदाधिकारी में राज्यसभा सभापति और उप सभापति से संबंधित मुद्दों पे मैं आपसे अगली वीडियो में राज्यसभा के पार्ट 2 में बातचीत करूंगा। इन सारी बातों का भी चाहे तो आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। बाकी जितनी सारी बातें मैं बताता चल रहा, सारी बातों को आप नोटबुक करते चलिएगा। आपके प्रतियोगी परीक्षा से काफी ताल्लुकात रखे गए। टोटल प्रीवियस ईयर पेपर पैटर्न पे अपडेटेड करके मैं अपनी नोटबुक लेकर के आपको उपस्थित कराता रहता हूँ। ये सारा मैं अपना नोटबुक ही आप लोगों को जो पढ़ाने के लिए बनाया है, वनडे एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए या पीसीएस प्रीलिम्स तक के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ये मैं आपको टोटल अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऐसे ही देता रहता हूँ। बाकी आप लोगों से मेरा गुजारिश यही होगा कि चैनल का ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट और सहयोग करते रहिएगा। अगर सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहेगा। बाकी मैं अपनी अगली क्लास में मिलता हूँ, जहाँ मैं स्पेशल आपसे बातचीत करूंगा राज्यसभा के पार्ट 2 सीरीज में, जहाँ स्पेशल मेरी बातचीत होगी कार्य शक्ति और पदाधिकारी से संबंधित मुद्दों पे। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।